स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एनएस मैथ ऑर्बिट पर। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं, 12, 15 और 21। ये बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही हमको करना है। तो सबसे पहले हमको इनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम 12 को लेते हैं, देखते हैं 12 को 2 से काटे से पहले 2 छिक्का 12, फिर अभी भी ये 2 से विभाजित हो जाएगा तो 2 3 6 और अब ये 3 से विभाजित होगा, 3 एकम 3। ऐसी अगली संख्या 15, 15 के भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 15 को 3 से विभाजित करेंगे सबसे पहले, 3 पंजे 15 और फिर 5 से विभाजित करेंगे, 5 एकम 5। फिर आखिरी संख्या हमारी 21, इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 21 3 से विभाजित होगा, 3 सत्ते 21। अब 7 से ही विभाजित होगा, 7 एकम 7। अब 12 को हम लिख सकते हैं, 12 में 2 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणा 3। अब 15 में एक बार 3 है और एक बार 5 है तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5। ऐसे 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7। अब हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने एचसीएफ निकाला था, सेम उसी प्रकार से हमें इसमें भी एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढने होते हैं, कॉमन अभाज्य गुणनखंड। तो अगर हम देखें तो इन तीनों संख्याओं में 12, 15 और 21 में अभाज्य गुणनखंड में केवल 3 ही है जो कॉमन है, तो इसका एचसीएफ आएगा 3। अब हमें निकालना है 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो एलसीएम के लिए जैसे हमने पिछली वीडियो में करा था, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात लेनी होती है। तो इसमें दो अभाज्य गुणनखंड है, उसकी 2 की अधिकतम घात 2। 3 हम अगर कहीं से भी देखें, 3 की अधिकतम घात हमको 1 ही मिलेगी तो 3 लिखेंगे। इसी 5 की अधिकतम घात 1 और इसी प्रकार 7 की अधिकतम घात 1। तो इनकी गुणा करेंगे हम, 2 दूनी 4 और 5 सत्ते 35 और 35 सत्ते 105। हम गुणा करेंगे 4 पंजे 20 और 4 एकम 4। तो इस प्रकार 12, 15, 21 का एचसीएफ 3 तथा एलसीएम 420 होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में हमको संख्याएं दी गई हैं 17, 23 और 29। तो फिर से हम इनको पहले इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 17 स्वयं एक अभाज्य संख्या है तो ये 17 से ही विभाजित होगी, 17 एकम 17। ऐसे ही 23 भी स्वयं एक अभाज्य संख्या है तो ये भी 23 से ही विभाजित होगी, तो 23 एकम 23। और इसी प्रकार 29 भी स्वयं एक अभाज्य संख्या है तो 29 भी 29 से ही विभाजित होगी, 29 एकम 29। तो हम 17 को लिख सकते हैं इस प्रकार, 17 गुणा 1 सभी गुणा में होता है, एक की गुणा करने से किसी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 23 को हम लिख सकते हैं 23 गुणा 1। ऐसे 29 को हम लिख सकते हैं 29 गुणा 1। अब गुणा में हम 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको इन तीनों का एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ के लिए हमें कॉमन फैक्टर चाहिए जो कि इन तीनों संख्याओं में उपस्थित नहीं है। तो इन तीनों में सिर्फ 1 ही उभयनिष्ठ है और कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। तो इन तीनों संख्याओं का 17, 23 और 29 का एचसीएफ 1 आएगा। तो ऐसी कोई भी संख्या हो जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलता है या फिर तीनों संख्याएं अभाज्य होती हैं
तो उनका HCF सदैव 1 आएगा। अब इन तीनों का हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम पहले की तरह ही करेंगे, हमें अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात लेनी है। तो सबसे पहले 17 की अधिकतम घात 1, इसी प्रकार 23 और फिर गुणा 29। अगर हम इन तीनों की गुणा करते हैं आपस में, तो इन तीनों की गुणा करने पर जो आंसर आता है वो है 11,339। तो इस प्रकार 17, 23 और 29 का HCF हमें प्राप्त हुआ 1 तथा एलसीएम प्राप्त हुआ 11,339। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे पार्ट को भी हम करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल NS मैथ और बिट को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है, जिसमें हमें 3 संख्याएँ दी हुई हैं, 8, 9 और 25। इनका भी हमको HCF और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हमें तीनों संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो सबसे पहले हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम देखते हैं 8 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 चौका 8। अब 4 फिर से 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, और 2 फिर से 2 से एक और बार विभाजित हो जाएगा, तो एकम 2। इसी प्रकार 9 के भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 9 हमारा 3 से विभाजित होता है, तो 3 तिया 9, और फिर 3 भी 3 से विभाजित होगा, 3 एकम 3। इसी प्रकार 25 के भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 25 हमारा सिर्फ 5 से विभाजित होता है, तो 5 पंजे 25, और 5 फिर से 5 से विभाजित होगा, 5 एकम 5। तो हम 8 को ले सकते हैं। देखो 8 में हमें अभाज्य गुणनखंड में तो हमें 3 बार प्राप्त हो रहा है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। इसी प्रकार 9 में हमें 3 2 बार प्राप्त हो रहा है, तो 9 को भी हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। तथा 25 के अभाज्य गुणनखंड में भी हमें 5 2 बार प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। अब फिर से हम पिछले सवाल क्वेश्चन की तरह देखते हैं। इसमें फिर से हमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम HCF नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम अपनी सुविधा के लिए इसमें गुणा में 1 लिख देते हैं, जिससे हम उभयनिष्ठ लेकर HCF निकाल सकें। तो अब 8, 9 और 25 का हम अगर HCF निकालें तो वो आएगा हमारा 1, क्योंकि तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। अब 8, 9 और 25 का अगर हम एलसीएम निकालें, तो एलसीएम के लिए हम जैसे पहले करते आ रहे हैं, अभाज्य तीनों संख्याओं की अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात हमको लेनी है। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों में 2 की अधिकतम घात 3, इसी प्रकार 3 की अधिकतम घात 2 तथा 5 की अधिकतम घात 2 है। 2 की अधिकतम घात 2 की घात 3 का वैल्यू होती है 8, 3 की घात 2 की वैल्यू होती है 3 तिया 9, गुणा 5 की घात 2 की वैल्यू होती है 5 पंजे 25। अब इन तीनों गुणा करें, 8 निम 72 गुणा 25, और 25 की 72 में गुणा करेंगे तो हमको आंसर प्राप्त होता है 1800। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लिया, और संख्याएं 8, 9 और 25 का HCF 1 तथा एलसीएम हमको 1800 प्राप्त हुआ। अब चलते हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि HCF 306 और 657 का 9 है दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। तो हमको दो संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 दिया गया है, और हमें 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब हम एक सूत्र जानते हैं, चूंकि दो संख्याओं का
गुणनफल बराबर आता है सदैव किसके, HCF गुणा LCM। तो हमें प्रश्न में दो संख्याएं कौन सी दी हैं, 306 गुणा दूसरी संख्या दी है हमको 657, तो 6 गुणा 657 बराबर, क्वेश्चन में हमें HCF दिया है 306 और 657 का 9 और गुणा LCM हमको याद करना है। अगर हम देखें तो LCM 9 की गुणा में है, तो अगर 9 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये भाग में आएगा। दिस इम्प्लाई दैट जो हमारा LCM आएगा, LCM बराबर आएगा 306 गुणा 657 बटे 9। इसमें हम 9 से भाग करेंगे, तो अगर हम 9 से पहले काटते हैं 3 से, 3 एकम 3, यहाँ जाने की 0, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, फिर से 3 से कट जाएगी वाली संख्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचा 3 नियम 27। तो दिस इम्प्लाई दैट LCM बराबर मिलता है हमें 102 गुणा 219। अब हम अगर 102 और 219 की गुणा करते हैं तो हमें 306 और 657 का LCM प्राप्त होगा, वो है हमारा 22,338। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। हमें पिछले सूत्र का उपयोग करके 306 और 657 का LCM ज्ञात कर लिया। अब चलते हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 6 की घात n का मतलब क्या है। तो संख्या 6 की घात n की हमें वैल्यू निकालनी है और हमें ये देखना है कि क्या n के किसी भी मान के लिए संख्या 0 पर समाप्त होगी या नहीं। और n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है, यानी कि n की वैल्यू हम प्राकृत संख्या में से रख सकते हैं। तो जैसे हम जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या हमारी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यानी जिनसे हम गणना करते हैं, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। तो अगर n की वैल्यू इनमें से अगर हम कुछ रखें तो क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाहता है कि क्या n की किसी मान के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होगा या नहीं। तो जैसे अगर हम वैल्यू रख के देखें, तो जैसे हम पहली वैल्यू रखते हैं 6 की घात 1, तो आता है 6। फिर अगर हम अगली वैल्यू रखते हैं 6 की घात 2, तो वो आएगा 6 गुणा 6 बराबर 36। अगर हम अगली वैल्यू रखते हैं n की, n बराबर 3, तो होता है 6 की घात 3, और वो आएगा 6 गुणा 6 गुणा 6, वो आएगा 36 का 216। चलो एक और बार रख के देखते हैं हम, n बराबर 4, तो 6 की घात 4 आएगा, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, इसकी वैल्यू आएगी 1296। तो दोस्तों हम ऐसे आगे आगे कितना भी रखते जा सकते हैं। तो यहाँ से हम नोटिस कर सकते हैं कि हम n की वैल्यू कुछ भी रखें, जो 6 की घात n है वो हमेशा अंक 6 पर समाप्त होता है, अंक 6 पर समाप्त होता है। तो इससे हमें ये तो क्लियर होगा कि n की वैल्यू हम कुछ भी रख लें, संख्या 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब 0 पर समाप्त होने की कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगी, तो हम चेक करते हैं कि 0, कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसके लिए क्या अनिवार्य शर्त होती है। जैसे हमारे पास 0 से समाप्त होने वाली है संख्याएं हैं 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं। तो अगर हम इनके अभाज्य गुणनखंड करें तो 10 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 5। ऐसे अगर हम 20 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 20 कटेगा हमारा 2 से 10 बार, फिर 2 से 5 बार, और फिर
5 से एक बार, तो यह आएगा 2 की घात 2 गुणा 5। ऐसे अगर हम 30 के बाद जो गुणनखंड करें, 30 हमारा 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। ऐसे अगर हम 40 के बाद जो गुणनखंड करें, तो 40 हमारा 2 से कटेगा 20 बार, फिर 2 से कटेगा 10 बार, और फिर 2 से कटेगा 5 बार, और फिर 5 एकम 5, तो आएगा हमारा 2 की घात 3 गुणा 5। तो दोस्तों हम यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर अंक 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में अंक 2 और अंक 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 संख्या अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगी। अगर ये संख्या उपस्थित नहीं है तो वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हमको पहचान पता तो चल गया कि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, उसके लिए क्या आवश्यक है। हमको एग्जाम के हिसाब से उसको लिखना कैसे है वो देखते हैं। तो एग्जाम के हिसाब से हमको लिखना है, जो हमने अभी समझाया उसी को हमको एग्जाम के हिसाब से लिखना है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है, तो वह संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है। अब हमको क्या दी है संख्या? हमको संख्या मिली है 6 की घात n। तो क्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अंक जो संख्या 2 और 5 हमको मिलेंगे? देखते हैं। आप लिखेंगे चूंकि 6 की घात n बराबर, अगर 6 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है 2 गुणा 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की कुल घात n। इसको हम घातांक करने के हिसाब से अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 की घात n गुणा 3 की घात n। तो अगर हम देखते हैं इस 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में हमको संख्या 2 तो मिल रही है लेकिन 5 नहीं मिल रही, जबकि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने की अनिवार्य शर्त है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 का होना अनिवार्य है। अतः संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब लिखते हैं कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 उपस्थित नहीं है। अतः संख्या 6 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती।
हो सकती है। तो दोस्तों ये था हमारी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें दो पद दे रखे हैं गुणनफल और योगफल के रूप में। इनको हमें व्याख्या करना है कि ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याएं तो हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। सबसे पहले हमें भाज्य संख्या देखना होगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या जानते हैं। भाज्य संख्याएं तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके। तो भाज्य संख्या क्या होती हैं। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनको दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सके, जबकि अभाज्य संख्याओं को हम दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे अगर हम देखें तो दो को हम दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, तो दो संख्या हमारी अभाज्य। ऐसे इससे अगली संख्या आती है 3 को भी हम दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, तो ये भी है हमारी अभाज्य। लेकिन इससे अगली संख्या आती है हमारी 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो ये संख्या हमारी भाज्य है। ऐसे इससे अगली संख्या 5 को हम दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते, तो यह है हमारी अभाज्य। ऐसी अगली संख्या है हमारी 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो ये संख्या हमारी भाज्य है। आशा करता हूँ कि आपको भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं में अंतर समझ में आ गया होगा। तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनको दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये परिभाषा हमको याद रखते हुए इन सवालों को करना है। तो हमें दो संख्याएं दी गई हैं, एक एक करके हम दोनों की व्याख्या करेंगे कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग इनको हमें दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो जैसे हमको पहली संख्या दी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब यहाँ से इस प्रश्न को करने के दो तरीके हैं। या पहला तरीका है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 इन तीनों की गुणा करें और 13 को जोड़कर फिर जो संख्या प्राप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड करें। दूसरा एक तरीका है, हम देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं में इस संख्या में 13 उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो 13 को अगर हम कॉमन लें तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 11 प्लस यहाँ से 13 था, 13 कॉमन चला गया तो यहाँ बचेगा 1। अब 7 गुणा 11 करोगे तो 11 सत्ते 77 और प्लस 1, फिर 13 गुणा 77 और 1 हो गया 78। अब परिभाषा के अकॉर्डिंग हमें संख्या प्राप्त हो गई।
भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनको दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें दी गई संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्राप्त हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि उक्त को दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो ये बहुत ही आसान सवाल था। बस हमको संख्या को दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट है जिसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे पार्ट में हमको संख्या दी हुई है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। और फिर से पहले की तरह इनमें अगर हम देखें तो संख्या 5 हमारी ओवेनिस्ट है, तो इस संख्या 5 को ओवेनिस्ट लेंगे। तो पहले पद में क्या बचेगा हमारे पास? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 था, 5 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ से आएगा 5 गुणा, अब यहाँ पे 7 गुणा 6 7 6 42 गुणा 4 तिया 12 दूनी 24 और प्लस 1। यहाँ से आएगा 5 गुणा 42 गुणा 24 अगर हम करेंगे तो हमको प्राप्त होता है 1008 और प्लस 1। अगली लाइन में 5 गुणा 1008 और प्लस 1 होगा 1009। और फिर से हमें जो संख्या दी गई थी उसको हमने दो या दो से अधिक दो संख्याओं गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। तो हम लिख सकते हैं कि उक्त को दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूरा हुआ। अब प्रश्नावली 1.1 का सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7, जो पूरी प्रश्नावली में थोड़ा सा टफ है। इतना भी टफ नहीं है कि समझ में नहीं आए, बहुत आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली 1.1 का 7वां और आखिरी प्रश्न है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो प्रश्न कहता है कि एक वृत्ताकार पथ है और दो व्यक्ति हैं। मान लो ये हमारी सोनिया और यह है हमारा रवि। तो प्रश्न कहता है कि सोनिया और रवि एक वृत्ताकार पथ पर एक ही स्थान से और एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। और प्रश्न कहता है कि रवि जो सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का? 18 मिनट का। और रवि उसी वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लेता है। इसका मतलब कि रवि की चाल सोनिया की चाल से अधिक है। अगर हम देखें कि 12 मिनट में रवि एक चक्कर पूरा करके अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा, लेकिन सोनिया 12 मिनट में अपनी प्रारंभिक स्थिति पर नहीं आएगी, क्योंकि उसको एक पूरा चक्कर करने में 18 मिनट का समय लगेगा। मान लो जितने 12 मिनट में रवि ने एक चक्कर पूरा किया है, सोनिया अब 12 मिनट में यहाँ तक पहुँची है। अब जैसे ही यहाँ से सोनिया आगे को बढ़ेगी, रवि अपने दूसरे चक्कर के लिए आगे बढ़ेगा, और जब सोनिया आगे अपने एक चक्कर पूरा करेगी, रवि अपने दूसरे चक्कर में बहुत आगे निकल जाएगा। ऐसे ऐसे अगर जब भी ये दोनों अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे तो रवि सोनिया से अधिक चक्कर लगा चुका होगा तथा सोनिया रवि से कम चक्कर लगाएगी। तो अब हमें प्रश्न करना कैसे? तो हम मान लेते हैं कि रवि अपने प्रारंभिक पूरे प्रक्रिया में जब तक वो अंतिम बिंदु पर मिलते हैं, प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलते हैं, एक चक्कर लगाता है और सोनिया वाई चक्कर लगाती है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तुम क्या मानते हैं? माना रवि एक्स चक्कर तथा सोनिया वाई चक्कर लगाकर पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। क्या मान लिया हमने? रवि की चाल अधिक है, तो हमने क्या माना कि रवि अपने एक्स चक्कर पूरा कर लेता है तथा सोनिया अपने वाई चक्कर पूरा कर लेती है। उसके बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। अब दिया है कि क्वेश्चन में दिया है कि रवि अपना एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लेता है। तो रवि को एक्स चक्कर लगाने में कितने समय लेंगे? वो लेंगे हमारे 12 गुना एक्स। तो हम लिखते हैं कि रवि को एक्स चक्कर लगाने में लगा समय जब रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है, तो एक्स चक्कर कितने समय लगाएगा? वो लगाएगा 12x मिनट में। इसी प्रकार सोनिया को वाई चक्कर लगाने में लगा समय
बराबर सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, तो वाई चक्कर कितने समय में लगाएगी, वाई लगाएगी हमारे पास 18 वाई मिनट। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमारा वृत्ताकार पथ है, हाँ सोनिया और रवि ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो रवि एक चक्कर पूरे करने के बाद वापस लौटकर इसी वस्तु का प्रारंभिक बिंदु पाएगा, और सोनिया वाई चक्कर पूरा करने के बाद। अब बीच में ना तो रवि रुकेगा ना सोनिया रुकेगी, तो जितना समय रवि को अपने एक्स चक्कर पूरे करने में लगेगा उतने ही समय में सोनिया अपने वाई चक्कर पूरा करेगी। इसका मतलब दोनों के द्वारा लिया गया समय समान होगा, तो हम इन दोनों के समय को बराबर ले सकते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि माना दोनों टी मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या माना कि टी समय बाद रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, जबकि रवि को अपना एक्स चक्कर लगाने में कितना समय है, 12 मिनट, तथा सोनिया को अपने वाई चक्कर लगाने में लगा समय है 18 वाई मिनट। अब ये दोनों द्वारा लिया गया समय समान होगा, तो हम तब लिख सकते हैं कि तब टी बराबर 12x बराबर 18 वाई। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें स्पष्ट हो रहा है कि जो टी है वो 12 का भी गुणज है और 18 का भी गुणज है। गुणज मतलब कि x का मान अगर हम कुछ रखें तो 12 की किसी संख्या में गुणा करके हमको टी प्राप्त हो सकता है, ऐसे ही 18 की भी किसी संख्या में गुणा करके हमको टी प्राप्त हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट टी 12 तथा 18 दोनों का गुणज है। अब जब टी 12 और 18 का गुणज है तो टी 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः टी 12 तथा 18 का एलसीएम होगा। अब टी 12 तथा 18 का एलसीएम कैसे होगा, जैसे अगर हम संख्या लें 4 और 3, अगर हम इनका एलसीएम ज्ञात करें तो एलसीएम दोनों का आता है 12, और 12 4 का भी गुणज है और 3 का भी गुणज है। जैसे कि 4 में अगर हम 3 की गुणा करें तो 12 मिलता है, और 3 में अगर हम 4 की गुणा करें तो 12 मिलता है। तो जब टी 12 और 18 दोनों का गुणज है तो टी 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो अगर हम 12 और 18 का एलसीएम निकाल दें तो हमें वो समय प्राप्त हो जाएगा जितने समय के बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हम जैसे पूरी प्रश्नावली में एलसीएम निकालते आए हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमको 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 12 हमारे 2 से विभाजित हो जाएगी, तो 2 से 12 में भाग जाएगा 6 बार, तो 2 छिक्का 12। अब 6 हमारी फिर से 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 तिया 6, और अब 3 से विभाजित होगी, 3 एकम 3। इसी प्रकार 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो संख्या 18 हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 निम 18। अब संख्या 9 हमारी 3 से विभाजित होगी, 3 तिया 9, और 3 अब 3 से विभाजित होगा, 3 एकम 3। तो हम 12 को लिख सकते हैं, 12 हमारे 2 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3। और संख्या
18 में 2 हमारी एक बार है तथा 3 हमारी 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। तो हमें 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। सिर्फ पिछले प्रश्नों की तरह ऐसे हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं के अभाज्य खंडों की अधिकतम घात लेते हैं। तो इसमें 2 की अधिकतम घात 2 प्राप्त होती है हमें, और 3 की अधिकतम घात भी 2 ही प्राप्त होती है। तो 2 की अधिकतम घात 2 दूनी 4, और 3 की अधिकतम घात 2, यानी कि 3 तिया 9, और 4 और 9 की गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 36। तो संख्या 12 और 18 का जो एलसीएम है वो है 36। इसका मतलब है कि 36 मिनट बाद सोनिया और रवि अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि अतः दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ हमारी प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल NS मैथ ऑर्बिट को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें, जिससे हमें और आप भविष्य में अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए नमस्कार।